मैंने एसी करंट शुरू करने की बात की थी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एसी करंट शुरू करने से पहले इसके एक दो टॉपिक और रह गए हैं, उसको और हम और कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो हम अगर दो कॉइल्स पास पास में रखी हुई हैं तो उनका जो है कपलिंग देखते हैं। ठीक। ठीक है। तो देखिए, अगर दो कॉइल्स रखी हुई हैं इस तरह से, तो इसकी वजह से L1 खुद की वजह से भी होगा इस पर, और इसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से L2 भी होगा उसका। ठीक। और ये 2 की वजह से इसकी खुद की म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, और इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट की वजह से होगी। ठीक है। तो ये सब की वजह से इसमें जो फ्लक्स होगा वो होगा। ठीक। तो सबसे पहले फ्लक्स हम इसकी वजह से देखते हैं। 511 इज इक्वल टू फाई की वैल्यू क्या होती है? L1 I1। ठीक है। और 522 इज इक्वल टू L2 I2। ठीक। ये लिया हमने सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। ठीक। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगी M12 512, तो ये दूसरी कॉइल की वजह से पहली को का जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। तो यहाँ क्या लेंगे हम? M12 और L2 सॉरी I2। ठीक। क्योंकि दूसरे की करंट की वजह से पहले पर म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक। और 521 इज इक्वल टू M21, माने पहली की वजह से दूसरी की म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी यहां आएगी I1। ठीक। तो जो पहले की म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो पहले पे सॉरी जो पहले की फाई है वो चाहे खुद की वजह से हो चाहे इसकी वजह से हो, वो बराबर होंगी। ठीक है। माने 511 इज इक्वल टू 512 एंड 522 इज इक्वल टू 521। ठीक। तो यहां से हम क्या रख देंगे? 511 इज इक्वल टू 512। तो 511 की वैल्यू क्या है? L1 I1 इज इक्वल टू M12 I2। ठीक। और इसकी वजह से क्या होगा? 522 मतलब L2 I2 इज इक्वल टू 521, यानी M21 I1। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पता है हमको कि M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M मान ले रहे हैं हम। ठीक। तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई ये 2 कर दें हम इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा L1 L2 I1 I2।
इज इक्वल टू M12 इंटू M21 I1 I2। ठीक, तो I1 I2 से I1 I2 कट गया, और M112 M को मान ले, हमने M मान लिया था, तो ये हो जाएगा M स्क्वायर, तो ये L1 L2, तो M की वैल्यू क्या हो गई, L1 L2। ठीक है, दो कॉइल की वजह से अगर उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है और सेल्फ इंडक्टेंस उनकी दी है तो ये वैल्यू होती है, लेकिन ये M जो है आइडियली M इज नॉट इक्वल, या तो लेस देन होती है या इक्वल टू होती है L1 L2 के आइडियली। तो ये मान ले हम कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 L2 को। ठीक, तो ये हम M की वैल्यू रख लेंगे, ये जो है, ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाता है। तो K की वैल्यू आ जाएगी यहां से M अपॉन L1 L2। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि अगर दो कॉइल आपस में रखी होती हैं पास में, तो जो फाई कनेक्टेड होता है उसका, वो खुद की वजह से भी होता है, खुद के इंडक्टेंस की वजह से भी होता है, और उसका फ्लक्स बगल वाली जो कॉइल है वो एडजेसेंट कॉइल रखी है उसकी वजह से भी वो उसका फ्लक्स होता है कंसर्न। ठीक, तो ये इस तरह से हमने ये वैल्यू उसकी फाइंड कर ली। ठीक, अब हम देखें कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, तो अगर ये दो कॉइल्स रखी है इस तरह से, इसका L1 है, इसका L2 है। ठीक, और टोटल EMF यहाँ पर E है, और इसका E1 है, और इसका E2 है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। ठीक, तो टोटल करंट क्या है हमारी, चेंज इन करंट, ये होगा टोटल, हमने कोएफिशिएंट इसका L मान लिया। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस L DI अपॉन DT इज इक्वल टू L1 DI अपॉन DT माइनस L2 DI अपॉन DT, क्योंकि सीरीज में चेंज इन करंट सेम रहता है, तो यहाँ से हो जाएगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। यानी ये किस तरह से जोड़ रहे हैं, ये प्रतिरोध की तरह जोड़ रहे हैं, रेजिस्टेंस की तरह जोड़ रहे हैं। ठीक, और ये बताएं हमने सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें एक चीज और होती है, अगर इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी हम वो करें, कंसीडर करें, तो टोटल L इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी L1 प्लस L2 माइनस 2M। M जहाँ दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक, यहाँ हम देखते पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है I जुड़ती है I1 प्लस I2 के फॉर्म में, ठीक है, जबकि E सेम रहता है। ठीक, तो इस तरह से ये कॉइल्स जुड़ी हुई हैं। ये L1 है, ये L2 है, और इसमें E सेम है। ठीक है, तो I की जगह हम क्या रखेंगे? I की जगह हम क्या रखेंगे? हमें पता है E की वैल्यू क्या होती? -L di/dt। ठीक, तो L इक्वल टू क्या होगा? -E/di/dt। ठीक, तो या इसको इस तरह से करें हम, di/dt की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -E/L। ठीक, तो करंट जुड़ रही है, करंट जुड़ रही ना, तो हम यहाँ से ले लेंगे di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -E/L इज इक्वल टू -E/L1, फिर -E/L2 यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ E कैंसिल हो गया, तो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, यानी L इज इक्वल टू L1/L2 प्लस L2। ये किस तरह से जुड़ रही दोनों केस में? ये जुड़ रही है रेजिस्टेंस की तरह। ठीक, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन डीसी सर्किट। यानी LR सर्किट। ठीक, इस तरह से एक ये हमारा इंडक्टर जुड़ा हुआ है, एक ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये बैटरी जुड़ी हुई है, E है इसकी, ये इसका L है, ये इसका R है, और ये पहले स्विच ऑफ था, इस तरह से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और फिर हमने इसको स्विच ऑन कर दिया, तो इसमें करंट का डिके जो है di/dt है। ठीक है, एक करंट इंक्रीजेज बाई di/dt इंक्रीज। ठीक, तो किरचॉफ लॉ अगर हम इसमें फॉलो करेंगे तो क्या होगा? टोटल जो ईएमएफ होता है, जितने भी ईएमएफ जुड़े होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता? उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता? 0 होता है। टोटल जितने भी ईएमएफ जुड़े होते हैं उनका सबका ईएमएफ एल्जेब्रिक सम 0 होता है। ये हमने पढ़ा था किरचॉफ लॉ में। तो
या ये कहते हैं कि जो, हाँ चलो यही समझ लें, टोटल ईएमएफ जो होते हैं उनका एलजेब्रिक सम 0 होता, तो माइनस ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ठीक, एक मिनट, ये देखिए ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो यहाँ माइनस साइन आया, ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो यहाँ भी, यहाँ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये भी माइनस आया, ये इंड्यूस्ड है तो ये भी माइनस आया, और ये बैटरी का है तो ये इधर प्लस रहेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक, तो ई माइनस इसको हम वन अपॉन ई माइनस आई आर डी आई। ठीक, और ये हो जाएगा वन अपॉन एल डी टी। ठीक, इसका हम करेंगे अब इंटीग्रेशन। ठीक, 0 टू टी सेकेंड, और इसका करेंगे 0 टू आई। ठीक, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक, तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं हम तो log x आता है। क्या आता, 1 अपॉन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो log x आता है। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एल का इंटीग्रेशन करेंगे, अब यहाँ पर एल तो कांस्टेंट है तो ये एल बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा, मतलब कुछ नहीं है, यानी 1 है। ठीक है, 1 इंटू डी टी। ठीक, और इज इक्वल टू यहाँ पे है 0 आई 1 अपॉन ई माइनस आई आर डी आई। ठीक, तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा टी, 1 अपॉन एल बाहर है, इसकी जगह आ जाएगा टी और 0 टू टी, और इसकी जगह आ जाएगा log ई माइनस आई आर। ठीक है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये होती है, और ये रहेगा 0 टू आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब t की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ तो t ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ से जब हम रखेंगे इसका ऊपर और इसको नीचे माइनस करके रखेंगे तो ये आ जाएगा t अपॉन
एल। ठीक है, और इसको जब हम रखेंगे आई को, तो एक बार तो ये जैसे ही रहेगा, लॉग ई माइनस आई आर ही रहेगा। ठीक, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस ये जब 0 होगी तो ये बचेगा अकेला, लॉग ई बचेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब इसकी वैल्यू जब ऊपर रखेंगे हम, तो आई की वैल्यू यहाँ रहेगी, ई यही का तही रहेगा, तो ई माइनस आई आर ही रहेगा। और ये 0 रखेंगे जब आई की वैल्यू, दूसरी लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा आई आर, तो फिर ये ई बचेगा अकेला, तो ये रहेगा। ठीक, अब लॉग ए माइनस लॉग बी, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता, ये आपने मैथ में पढ़ा है, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं लॉग ई माइनस आई आर अपॉन ई। ठीक है, टी अपॉन एल। ठीक है, तो हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालना है, अब यहां पे अगर हम अगर हम ई माइनस आई आर अपॉन ई रखें, तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर टी अपॉन एल। ठीक है, एक्सपोनेंट। ठीक, तो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ई इंटू ई की पावर टी अपॉन एल। ठीक, तो अब ई माइनस ई की पावर टी अपॉन एल इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से ई कॉमन ले लेंगे, इधर लिखेंगे, इधर से ई कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टी अपॉन एल इज इक्वल टू आई आर। ठीक, तो आई की वैल्यू आएगी ई 1 माइनस ई टी अपॉन एल अपॉन आर। ये फॉर्मूले में आर टी अपॉन एल होता है, जो फॉर्मूला है इसका वो आर टी अपॉन एल होता है। कहीं मिस्टेक हो गई है, देखना होगा हम लोगों ने कहाँ कुछ छोड़ दिया है, ये आर कैसे छूट गया। एक मिनट, ये जो हम इसका इंटीग्रेशन ले रहे थे, तो इंटीग्रेशन करते समय 1 अपॉन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते तो log एक्स आता, वो तो हमने सही लिखा, लेकिन ये आई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आई के संग में आर जुड़ा हुआ है और माइनस का है, इसलिए यहाँ अपॉन में माइनस आर आएगा। ठीक है, ये हम खा गए थे, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो माइनस का आर है ये यहाँ पे चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक, तो यहाँ पे हमेशा चलेगा माइनस आर टी अपॉन एल, और यहाँ भी चलेगा माइनस आर टी अपॉन एल, और यहाँ भी चलेगा माइनस आर टी अपॉन एल, और यहाँ भी चलेगा माइनस आर टी अपॉन एल, और यहाँ भी आएगा माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक, और यहाँ भी रहेगा माइनस आर टी अपॉन एल।
तो अगर इसको माइनस हटाना है तो इसका कर सकते हैं अपन 1 अपॉन, क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई 1 माइनस 1 अपॉन ई आर टी अपॉन एल अपॉन आर, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, माइनस हटाना है तो। ठीक है, यहाँ आर हमने देखा कि ये फॉर्मूला जो हमें याद है कि पता हमें आर टी अपॉन एल होता है, लेकिन यहाँ आर छूट गया था, तो हमने देखा कहाँ छूट गया था, तो यहाँ से पता चला कि इंटीग्रेशन करते समय हमने गलती कर दी थी। इंटीग्रेशन करते समय इसके जो है संग में आर जुड़ा हुआ था, आर इसके मल्टीपल में था, तो ये आर इसलिए इंटीग्रेशन में अपॉन में आएगा, माइनस आर माइनस का था, तो वो माइनस आर हर जगह लगा देंगे तो फॉर्मूला सही आ जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ से क्या आया, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर 1 माइनस ई अपॉन आर टी अपॉन एल। ठीक, तो यहाँ ई अपॉन आर क्या है, I0 है। ठीक, I0 क्यों है, क्योंकि पहले क्या होता है, करंट जो होती है वो इसकी वजह से फ्लो करती है, केवल रेजिस्टेंस की वजह से। तो यानी एट t इज इक्वल टू 0 पे I0 करंट होगी, एट t इज इक्वल टू 0 पर I0 करंट होगी, जिसकी वैल्यू E अपॉन आर होगी, मतलब बैटरी का EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक, क्योंकि ये उस समय कोई करंट को इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक, क्या होता है, जैसे जैसे ये इसका प्रभाव कब होता, इसका प्रभाव जब होता है कॉइल का, जबकि अपन स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं। जब स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ा करंट 0 से मैक्सिमम तक बढ़ता है, तब इसमें इंडक्टेंस की वजह से जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये करंट को जो है जो ओरिजिनल करंट है उसका विरोध करता है। और जब ये स्टेडी करंट फ्लो करने लगती है इसमें, तो फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। ठीक, स्टेडी करंट जब फ्लो करने लगती है, और फिर जब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं तो फिर उसकी करंट डिक्रीज होती है, तो फिर ये इसका विरोध करता है डिक्रीज होने का, तो फिर इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, तो फिर उसमें चेंज आता है। लेकिन जब बीच में स्टेडी करंट फ्लो होती है तो फिर इसका जो कॉइल होती है, मतलब इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं रहता उसमें। ठीक, तो अब हमने देखा यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I0 की वैल्यू रख देंगे हम, तो I इज इक्वल टू I0 1 माइनस ई आर टी अपॉन एल। ठीक, तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ पे पूरी वैल्यू e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो e की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी पूरे की। तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो वहां पर उस समय क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 0 हो जाएगी t इज इक्वल टू 0 पे। तो t इज इक्वल टू 0 पे i की वैल्यू 0 होती है। हम थोड़ा सा हटा दें, इसको मिटा दें। तो t इज इक्वल टू 0 पर i की वैल्यू 0 होती। और फिर अगर हम जैसे 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 बढ़ते जाते हैं और हम t की वैल्यू अगर इन्फिनिट रख लें, तो यहाँ क्या होगा, e की वैल्यू माइनस इन्फिनिट हो जाएगी यहाँ पे। तो e की वैल्यू माइनस इन्फिनिट होगी तो e की पावर माइनस इन्फिनिट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। e की वैल्यू माइनस इन्फिनिट की वैल्यू 0 होगी, यानी माइन अपॉन ई इन्फिनिट, तो ये होगा 0। ठीक, तो इसकी वैल्यू जब 0 होगी एट t इक्वल टू इन्फिनिट पे, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू एट t इक्वल टू इन्फिनिट पे i इज इक्वल टू हो जाएगा I0। यानी इन्फिनिट टाइम पर क्या होगा, जब काफी समय गुजर चुका होगा तो इसमें एक स्टेडी करंट फ्लो करने लगेगी।
ठीक। उस समय इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा, ये जो 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 इंडक्टेंस है वो अपना प्रभाव खत्म कर चुका होगा, इसकी वजह से करंट रहेगी केवल I इक्वल टू I0। ठीक। और अगर ये देखो इसकी वैल्यू अगर हम 1 करना चाहें, ठीक, तो अगर T इक्वल टू L अपॉन आर सेकेंड पे निकालें हम तो क्या होगा, T इक्वल टू L अपॉन आर रखेंगे तो यहाँ R अपॉन L है, तो R अपॉन L और L अपॉन आर की देखो यहाँ पर हम ये रखे होंगे, यहाँ पे ये है इतना E इक्वल टू माइनस RT अपॉन L। अगर T की वैल्यू हम L अपॉन आर रख दें तो ये कट जाएंगे, तो यानी E की वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ से I की वैल्यू आएगी I0 1 माइनस 1 अपॉन E। ठीक। तो यहाँ इसकी वैल्यू होती है I इक्वल टू 0.632 I0। ठीक। तो यहाँ पे जो L अपॉन आर जो है वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक। L अपॉन आर क्या कहलाता, टाइम कांस्टेंट। ठीक है। इससे क्लियर हो गया कि अगर हम इसका ग्राफ निकालेंगे, ठीक है, काय का ग्राफ निकालेंगे I और टाइम का। ठीक। तो ये क्या होगी, पहले तो 0 रहेगी, फिर धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और T इक्वल टू इन्फिनिट पर ये I0 के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर हो जाएगी, I0 के बराबर हो जाएगी, I मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। ठीक। क्योंकि हमने निकाला T इक्वल टू 0 पे तो ये 0 है I। ठीक। और T इक्वल टू इन्फिनिट हो गया तो ये कांस्टेंट हो गई, यानी I इक्वल टू I0 हो गई। ये हमने यहाँ फाइंड कर लिया, तो ये ग्राफ आएगा इसका। ठीक। तो LR सर्किट में अगर कोई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते समय होता है। माने T इक्वल टू इन्फिनिट पे हो, फिर कांस्टेंट हो जाती करंट। ठीक। हाँ भाई स्टूडेंट्स, बच्चों, L जो होता है इंडक्टेंस जब ही काम करता है जब AC सर्किट हो। ठीक। AC सर्किट का मतलब क्या है, करंट इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, तो उससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है। तो माने L का रोल होता है केवल AC सर्किट में। अब DC सर्किट की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो DC सर्किट में कब रोल है इसका, DC सर्किट में जब रोल है जब तक कि स्टेडी करंट अचीव नहीं हुई। मतलब क्या होता है, जब अपन स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही साथ थोड़ी देर के लिए करंट 0 से मैक्सिमम तक जाती है, यानी पहले इंक्रीज करती है। ठीक। और फिर जब अपन स्विच ऑफ कर देते तो फिर वो 0 से मिनिमम आने में, यानी 0 आने में टाइम लेती है, तब उसका रोल होता है। बीच में स्टेडी करंट अचीव हो जाती है तो फिर उसका रोल नहीं रहता। तो हम अगर मान लो यहाँ पे पहले लॉन्ग टाइम के बाद अगर यहाँ इसमें आप करंट निकाल रहे हैं, ये B से जुड़ा हुआ है, इधर पे स्विच जुड़ा हुआ है, बैटरी से ये कनेक्शन है, ये वाला सर्किट इस समय नहीं जुड़ा, तो हम अगर करंट निकाल रहे हैं तो आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है। उस समय जो मैक्सिमम करंट होती I0 वो किसके बराबर होती, E अपॉन R के बराबर होती है। ठीक। यहाँ से अब क्या हो रहा है कि हमने इसको स्विच को इधर से हटा करके और यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ जोड़ दिया तो फिर इसमें क्या होगा, करंट धीरे धीरे डिके होगी। ठीक। तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो 2 इसमें जुड़े हैं, तो टोटल जो होगा वो, अगर वो करंट डिक्रीज हो रही DI अपॉन dt से डिक्रीज हो रही है करंट। ठीक। तो यहाँ पे हमारा होगा फॉर्मूला किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ लॉ से क्या होता है, जितने भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जुड़े होते हैं वो उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होता।
तो यहाँ से हमारा आएगा एल डी आई अपॉन डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आएगा आई आर इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक, तो वन अपॉन माइनस एल और डी टी। ठीक, और यहाँ पे आएगा हमारा, और यहाँ आर भी रहेगा ऊपर, क्या रहेगा ये वाला आर। ठीक, और यहाँ पर डी आई है तो ये हो जाएगा आई डी आई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई वन अपॉन, ये उठा के हमने इधर रख दिया, इस आर को यहीं रहने दिया, इस एल को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये वाला आई अपॉन यहाँ बट अपॉन में इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया कुल मिला के। तो यहाँ देख रहे कि 0 से t सेकंड तक हम चेंज निकाल रहे हैं। ठीक, 0 से t सेकंड तक चेंज करा रहे हैं हम। 0 सेकंड हमने माना है, 0 सेकंड पर मैक्सिमम करंट थी हमारी आई 0 और t सेकंड पे हमारी करंट आई हो गई। तो हम ये लिमिट्स लेंगे इंटीग्रेशन में, क्या लेंगे, ये वाली लिमिट्स लेंगे इंटीग्रेशन में, तब हमारी वैल्यू निकलेगी। ठीक, तो यहाँ पे आर अपॉन एल, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, इसकी जगह आ जाएगा टी, ये लेंगे 0 टू टी इज इक्वल टू, यहाँ हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा लॉग आई। ठीक, और इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, हमने बताया आई 0 टू आई लेंगे। मतलब अगर हम यही कर दें तो यहाँ लेंगे 0 टू टी और यहाँ लेंगे आई 0 टू आई। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आएगी सीधे सीधे आर टी अपॉन एल, और यहाँ पे आएगी लॉग आई अपॉन आई 0, क्योंकि लॉग आई माइनस लॉग आई 0 की वैल्यू होती है लॉग आई अपॉन आई 0। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा ई माइनस आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू आई अपॉन आई 0। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आई इज इक्वल टू आई 0 ई माइनस आर टी अपॉन एल। ये डिकेन करंट आ गया। ठीक, तो डिकेन करंट से क्या आ गया कि हमारा जब t इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू अगर 0 था तो हमारी पूरी आई किसके बराबर थी, आई 0 के बराबर थी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती उस समय 1, तो ये आई इज इक्वल टू आई 0 हो जाती। और t इज इक्वल टू अगर इन्फिनिट ले लेते हम तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी उस समय। ठीक है।